हेलो। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल की पृष्ठभूमि और भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और राष्ट्रीय काव्यधारा। आधुनिक काल का समय है सन 1900 से अब तक, और आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1900 से प्रारंभ माना है, किंतु एकार्थिक रूप से आधुनिक काल की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ 40-50 वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हो चुकी थी, इसलिए लगभग 1850 से उसका प्रारंभ काल समझना चाहिए। तो इस समय आधुनिक दृष्टि विकसित हो गई थी, जिसके पुरोधा भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सन 1868 से काव्य सृजन का श्री गणेश किया था। उस समय समूचा समाज रूढ़ियों, अंधविश्वास और मृत परंपराओं की श्रृंखला से जकड़ा हुआ था तथा मुक्ति और नवजागरण के लिए प्रयासरत रहा, और सामंतवादी और पूंजीवादी शक्तियों के मध्य टकरार शुरू हो गई थी। इस समय तक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हो चुकी थी और ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा था। तत्कालीन पृष्ठभूमि या परिस्थितियाँ क्या थी कि राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसी थी। आधुनिक काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्य की स्थापना और सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था। भारत में विक्टोरिया शासन की प्रतिष्ठा थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, प्रथम विश्व युद्ध, रोलेट एक्ट, जलियांवाला हत्याकांड जैसी घटनाएं घटित हो चुकी थी और अनेक देशी रियासतें अंग्रेजी राज्य का अंग बन चुकी थी। तो इस समय तक अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा शुरू हो चुकी थी, जिससे कई स्कूल कॉलेज खुल चुके थे। छापे खाने, रेल तथा डाक तार का आविष्कार हो चुका था। और आधुनिक काल की जो महत्वपूर्ण घटना थी, प्रथम घटना, वो क्या थी? 1857 की क्रांति। तो अंग्रेजी सेना के दमन और भारतीय राजा महाराजाओं के विश्वासघात के कारण हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ, जिसमें नाना साहब तात्या टोपे, अहमद शाह और झांसी की रानी आदि वीर काम आए। और 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद में अंग्रेजी राज को पलटने के लिए अनेक क्रांतिकारी आंदोलनों का सूत्रपात हुआ, और एक और तिलक, रास बिहारी बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे स्वतंत्रता सेनानी काम आए, तो दूसरी तरफ संवैधानिक तरीके से आंदोलन चलाने वाले गांधी जी, मदन मोहन मालवीय, नेहरू आदि नेता सामने आए। अंग्रेजी शासनकाल में राजनीतिक परिस्थितियाँ बड़ी विकट थी। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति ने भारतीय मुसलमानों को तोड़ा, और सन 1940 में पाकिस्तान की मांग उठी और 42 में भारत छोड़ो आंदोलन भड़क उठा। अंततः द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1945 में ब्रिटेन में उदार दल की सरकार बनी और 15 अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य में इस नव जागरण और नव राष्ट्रीय चेतना का केवल अनुसरण ही नहीं किया, वरना उसे प्रेरित भी किया। तो ये तो थी राजनीतिक पृष्ठभूमि आधुनिक काल की। अब हम देखते हैं सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि। तो नई शिक्षा प्रणाली और नव चेतना से इस युग में अनेक सुधारवादी आंदोलन चले, जिससे सामाजिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। इन समस्त आंदोलनों का उद्देश्य था समाज सुधार एवं भारतीय स्वाधीनता। इन प्रमुख धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, गांधी जी का मानवतावाद उल्लेखनीय है। स्वामी दयानंद, विवेकानंद, राजा राममोहन राय, तिलक और गांधी ने पूरे राष्ट्र में राष्ट्रीयता का संचार किया। इन नेताओं ने प्राचीन संस्कृति का उत्थान, वेदों की प्रतिष्ठा, नारी उत्थान, शिक्षा का प्रचार, छुआछूत का निवारण, पुरानी रूढ़ियों का त्याग, राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया, और इन सब का हिंदी साहित्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। हमारे इन धार्मिक और सामाजिक नेताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचारित किया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावादी विचारधारा ने भारतीय जनता में आत्मबल, नैतिकता, दृढ़ता, उदारता जैसे चारित्रिक गुणों का विकास किया। आधुनिक काल में गांधीवादी विचारधारा का साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत में ईसाई मत के प्रचार एवं नई शिक्षा पद्धति ने धार्मिक और सामाजिक सुधारों में नई चेतना ला दी, जिससे मिथ्या धार्मिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों, जाति भेद, बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा,
जमींदारी प्रथा आदि का विरोध किया गया, शोषित एवं पीड़ित वर्ग के प्रति संवेदना प्रकट की गई थी। फिर हम देखते हैं आधुनिक काल की आर्थिक पृष्ठभूमि क्या थी या आर्थिक परिस्थिति क्या थी। सन 1857 की क्रांति के पश्चात विक्टोरिया शासन की पूर्णतः स्थापना हो गई। अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इस काल में तेजी से आर्थिक विकास को बल मिला, क्योंकि अंग्रेजों ने नई नई मशीनें लाकर नवीन उद्योगों का विकास किया, किंतु साथ ही इस विकास का उद्देश्य भारतीयों को संपन्न बनाना नहीं था, अपितु उनका आर्थिक शोषण करके उन्हें लंबे समय तक अपना गुलाम बनाए रखना था। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने देसी उद्योग धंधों को क्षति पहुंचाई और मशीनीकरण का निजी लाभ उठाते हुए बड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया। रेल, डाक, तार आदि की व्यवस्था अंग्रेजी ने अपनी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता की सुविधा की दृष्टि से की थी। शिक्षा का प्रचार भी सस्ते क्लर्क उत्पन्न करना था, किंतु ये सभी साधन आगे चलकर अंग्रेजों के विरुद्ध ही सिद्ध हुए। अकाल, महामारी और टैक्स लगाने से महंगाई बढ़ी। अंग्रेजों ने जमींदारी प्रथा को प्रोत्साहन दिया और कृषक वर्ग पर मालगुजारी का बोझ लाद दिया। देश में विदेशी वस्तुओं का प्रचलन बढ़ा, फैशन को बढ़ावा मिला, जिसमें आम आदमी का जीवन दुभर हो गया। एक तरफ से तो देसी उद्योग धंधे ठप हो गए, दूसरी तरफ महंगे भावों में विदेशी शासन की खपत बढ़ने लगी, जिसका सीधा लाभ अंग्रेजों को पहुंचा। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेजों की उद्योग की नीति तथा आर्थिक शोषण का विरोध किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्वव्यापी महंगाई और बेरोजगारी में वृद्धि हुई। पूंजीवाद का बोलबाला हो जाने के कारण श्रमिक और कृषक वर्ग का अत्यधिक शोषण होने लगा। प्रेमचंद के कथा साहित्य में इन परिस्थितियों का व्यापक चित्रण मिलता है। द्विवेदी युग की कविताओं में भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है। फिर हम देखते हैं साहित्यिक परिस्थितियाँ या साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या रही आधुनिक काल में। आधुनिक काल का साहित्य विषय और शैली दोनों ही दृष्टियों से अपने पूर्ववर्ती साहित्य से भिन्न रहा। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक चेतना ने साहित्य के विषय वस्तु को ही बदल दिया। इस युग के रीतिकालीन ऐन्द्रिकता, श्रृंगारिकता और अलंकरण की प्रवृत्ति का विरोध हुआ। रीति साहित्य सामंती वातावरण में पुष्ट होने के कारण जीवन के प्रति अत्यंत सीमित और संकुचित दृष्टिकोण को लेकर चला था और वह ब्रज भाषा तक सीमित था। इसलिए खड़ी बोली के विकास के साथ ही रीति युग के भाव, भाषा और शैली सभी को नकार दिया गया। यद्यपि भारतेंदु युग में भक्ति, नीति, प्रेम और श्रृंगार जैसे विषयों की ब्रजभाषा में रचना हुई थी, पर कुछ कविताओं में समाज सुधार और जन जागरण का स्वर मुखरित हुआ। द्विवेदी युग में आते आते साहित्य में विषयगत और कलागत आमूलचूल परिवर्तन हुआ। यह आधुनिक काल की महत्वपूर्ण साहित्यिक घटना है। खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ, जिससे कहानी, नाटक, उपन्यास, जीवन चरित्र, आत्मकथा, निबंध, आलोचना जैसी अनेक विधाओं का विकास हुआ। अब हम देखते हैं कि आधुनिक काल के विशेषताएं क्या थी। तो आधुनिक काल के प्रथम चरण में भारतेंदु युग आता है। उन्होंने अंग्रेजी राज सुख साज कह करके अपनी राजभक्ति का परिचय तो दिया, तो दूसरी तरफ भारतेंदु ने अंग्रेजी शोषण के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की, जैसे पे धन विदेशी चली जात यह अति ख्वारी। तो कुछ लोगों ने भारतेंदु की देशी या देश के प्रति जो भक्ति थी उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया, पर यह बात ध्यान रखने की है कि उनका जन्म सन 57 की क्रांति के पहले हुआ था और मृत्यु कांग्रेस की स्थापना से पूर्व हो चुकी थी, तो इसलिए शायद उनकी कविता में अंग्रेजी देशभक्ति और राजभक्ति की झलक मिल जाती है। किंतु जैसे जैसे वे परिपक्व हुए, उन्होंने अंग्रेजों के शोषण को समझा, तो उन्होंने विरोध आरंभ कर दिया। तो भारतेंदु युग को नवजागरण की संज्ञा दे सकते हैं, जिसमें भक्ति भावना, श्रृंगारिकता, प्रकृति प्रेम के साथ साथ सामाजिक चेतना के भी दर्शन होते हैं। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र के अतिरिक्त बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास जैसे अनेक कवि हुए, जिन्होंने ब्रज भाषा के साथ साथ खड़ी बोली में भी काव्य रचनाएं की थी। इन सभी कवियों के विषय लगभग एक जैसे ही थे। भारतेंदु युग गद्य काल के उदय का समय भी माना जाता है। फिर हम देखते हैं आधुनिक काल के दूसरा चरण क्या था, वो था द्विवेदी युग। ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से, जो सरस्वती पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। द्विवेदी जी ने अपने युग के मनस्वी चिंतक और प्रभावशाली व्यक्ति थे।
जिनके प्रयत्न से खड़ी बोली हिंदी कविता का परिष्कार हुआ, अतः इसे हिंदी कविता का नवोन्मेष एवं परिष्कार काल कह सकते हैं। द्विवेदी युग की कविता में राष्ट्रीयता का स्वर तीव्रता से मुखरित हुआ। उनकी दृष्टि मूलतः बहिर्मुखी है, इसलिए राष्ट्र जीवन की समसामयिक हलचलों में निरंतरता अंतर्मुखी होकर व्यक्ति चेतना की अगम गहराइयों में नहीं उतर पाई। लोक प्रचलित पौराणिक आख्यानों, इतिहास व्रतों और देश की राजनीतिक घटनाओं से इन्होंने अपने काव्य की विषय वस्तु को सजाया है। जिनमें राष्ट्रवादी एवं गांधीवादी विचारधारा का प्रबल एवं व्यापक चित्रण मिल जाता है। फिर हम देखते हैं राष्ट्रीय काव्यधारा। अब जो राष्ट्रीय काव्यधारा है, द्विवेदी युग में राष्ट्रीय भावना और आदर्श की रूपरेखा स्पष्ट हो गई। इस काल में अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से स्वच्छंद भावना का विकास होने लगा। फिर भी मैथिली शरण गुप्त, पाठक, राम नरेश त्रिपाठी आदि की रचनाओं में पौराणिक आदर्शों को बुद्धिवादी युग के आदर्शों के अनुरूप व्यक्त किया गया। महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य आदि लिखे गए। और जो राष्ट्रीय काव्यधारा है उसकी प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित देखी जा सकती है। जैसे देश प्रेम की भावना थी। इस काल के प्रत्येक कवि ने देश प्रेम संबंधी कविताएं अवश्य लिखी थी। उस समय जो राष्ट्रीय जागरण हुआ वह एक प्रकार से हिंदू जागरण था। हिंदुओं में गौरव की भावना जागी, जिससे लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा। उस समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बीच भाईचारे की भावना विकसित हुई। फिर धार्मिक चेतना। इस युग की कविता में नवीन धार्मिक चेतना के दर्शन होते हैं। इस काल के कवियों ने भक्ति युग के कवियों के समान ईश्वर के अलौकिक रूप की व्यंजना नहीं की, बल्कि राम और कृष्ण को आदर्श मानव के रूप में चित्रित किया। मानवतावाद के आदर्श के कारण इस युग की कविता में पीड़ित, शोषित, दुर्बल और दलित के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की है। सामाजिकता की भावना। राष्ट्रीय काव्यधारा के कवियों में सामाजिक चेतना को विकसित किया। उसमें गांधीवादी सामाजिक सुधारों का स्वर मुखरित हुआ था। इस चाल में कवियों ने अछूतोद्वार, जात पात, ऊंच नीच जैसे विषयों पर व्यंग्यात्मक कविताएं भी लिखी। और आर्य समाज का प्रभाव होने के कारण स्त्री सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया गया। दहेज प्रथा, बाल विवाह का घोर विरोध किया गया। किसानों और मजदूरों के पिछड़ेपन को दूर करने की चेष्टा की गई। मैथिली शरण गुप्त का किसान, खंड काव्य और अनेक स्वतंत्र कविताएं शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने में सफल रही। द्विवेदी युग में पूरे समाज में एक अखंड इकाई मानते हुए विश्व प्रेम की भावना को स्थापित कर दिया था। प्रकृति चित्रण। अतीत का गौरवगान व संस्कृति का चित्रण। द्विवेदी युग के रचनाकारों ने प्रकृति चित्रण में भी नवीनता दिखलाई। राम नरेश त्रिपाठी के खंड काव्य, पथिक, स्वप्न आदि में नदी, पर्वत और समुद्र के भव्य दृश्य अंकित किए हैं। गुप्त जी के साकेत में भी प्रकृति का चित्रण मानवीय संवेदना को लेकर अवतरित हुआ है। जैसे निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उर मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। और चांदनी रात का वर्णन करते हुए मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं पंचवटी काव्य में, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो ये इस प्रकार प्रकृति चित्रण रहा। अतीत के गौरवगान में अंग्रेजी जो शासन व्यवस्था थी भारत में, देशवासियों की दयनीय दशा को देखकर गुप्त जी ने अपनी भारत भारती में ललकारते हुए, उन्होंने देश प्रेम की भावना जगाते हुए उन्होंने कहा, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ आज मिलकर विचारें, मूल समस्याएं हैं यही। उसके बाद राष्ट्रीय काव्यधारा जो थी उसकी परिस्थितियाँ कैसी थी। छायावादी काव्य के उदय का कारण द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता ही है। इस नई काव्यधारा का जन्म उसके विरोध में हुआ, क्योंकि इस प्रकार के साहित्य में अतिशय नैतिकता, उपदेशात्मकता और भावुकता ने काव्य को बोझिल बना दिया, जिससे युवा कवि उभरने लगे थे। सन 1920 से 1940 के बीच हिंदी कवियों पर पश्चिम के रोमांटिक भावना या स्वच्छंदतावाद का प्रभाव अधिक पड़ा, जिससे
कवि का ध्यान प्रकृति प्रेम संबंधी कविताओं पर पड़ा। इस तरह हिंदी साहित्य में छायावादी कविता का जन्म हुआ। छायावाद के प्रथम रचयिता मुकुटधर पांडे थे, जिन्होंने सन 1917-18 में प्रथम छायावादी कविता लिखी। इसके बाद जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा जैसे श्रेष्ठ रचनाकार सामने आए और इनकी लिखी पुस्तकों में छायावाद और रहस्यवाद की अनेक प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं। छायावाद का अर्थ क्या होता है कि छायावाद और रहस्यवाद शब्द में रहस्य भरा हुआ है। मोटे तौर पर ऐसी रचना को छायावादी रचना कहा गया है जिसमें प्रकृति की छाया देखी गई या फिर ईश्वर की छाया प्रकृति के माध्यम से देखी गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जब प्रकृति के भीतर व्यक्ति सुख दुख की झांकी देखने के साथ साथ मानसल प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति की जाए तो उसे छायावाद कहते हैं, और उनसे एकदम आगे जब ईश्वर की अनुमति करने लगते हैं तो उसे रहस्यवाद कह दिया जाता है। महादेव वर्मा के अनुसार छायावाद क्या है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध ही छायावाद है, जबकि रहस्यवाद में बुद्धि का श्रेय ही हृदय का प्रेम बन जाता है। तो छायावाद की भी कुछ प्रवृत्तियां हैं, जैसे प्रकृति का मानवीकरण। तो प्रकृति को मनुष्य की तरह क्रियाकलाप करते दिखलाया जाए और उसके भीतर ईश्वरीय छाया अभिव्यंजित की जाए। जैसे प्रसाद जी की कामायनी में जगह जगह मानवीकरण के दर्शन मिलते हैं। जैसे प्रातःकाल का वर्णन करते हुए प्रसाद जी कहते हैं, उषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, विद्या कला कौशल सभी के जो प्रथम आचार्य हैं, है रह गए यद्यपि हमारे गीत आज रहे सहे। तो इस तरह कवियों ने पौराणिक विषयों का चयन करते हुए हमारी उच्च संस्कृति का व्यापक चित्रण कर दिया और पाश्चात्य संस्कृति के कुप्रभाव से बचने के लिए हिंदुओं में जातीय अभिमान और सांस्कृतिक गौरव को जगाया। वेदना और करुणा की भावना छायावाद की विशेषता रही है। नारी भावना, देश प्रेम और राष्ट्रीयता, रहस्यात्मकता, नवीन अभिव्यंजना कौशल। तो छायावादी काव्य अंतर्मुखी जीवन दर्शन को अभिव्यक्त करता है। प्रकृति उनके लिए संवेदनशील बनकर आई और उनके प्रति भावनात्मक दृष्टिकोण प्रकट किया। छायावादी कवियों ने प्रकृति में अपनी अतृप्त और असहाय करुणा और वेदना, रोमांस और रहस्यवाद के ही दर्शन किए। इसलिए इसमें जीवन संघर्ष के पलायन का भाव ही मिलता है। शायद इसीलिए छायावादी काव्य अधिक दिनों तक नहीं टिक सका। कल्पना की प्रधानता के कारण इसमें जीवन के यथार्थ का चित्रण नहीं हो पाया। स्वयं पंत जी ने छायावाद के अवसान का उल्लेख करते हुए कहा है, पंछी उड़े भले आकाश, दाना तो है धरती के पास। तो इसलिए सभी छायावादी कवि अंत में प्रकृतिवादी बन जाते हैं।